हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बजट डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो ये सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है जो पिछले एक साल के दौरान अगले एक साल के दौरान किया जाएगा। तो एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण ही बजट कहलाता है। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या लिखा गया उसके बदले में? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। ये भी संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1947 में। और 2017 तक जो बजट है वो दो भाग में आता था, रेल बजट और आम बजट। लेकिन 2017 के बाद से एक केंद्रीय बजट आता है जिसमें रेल बजट भी उसी का पार्ट होता है। अब केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश किया था और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां बजट है। वहीं एनडीए के 2024 में सत्ता में आने के बाद ये दूसरा पूर्ण बजट है एनडीए का। और सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। तो ये उपलब्धि उनके नाम आई है, निर्मला सीतारमण के नाम, कि वो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने 9वीं बार संसद में बजट पेश किया है। ये 9वां बार था उनका। और अब इस बजट में उनके द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं? तो बायो फार्मा शक्ति स्कीम का ऐलान किया गया है इस बजट में, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इस बायो फार्मा शक्ति स्कीम के लिए। इसके साथ ही बजट में ये भी घोषणा की गई है कि डायबिटीज़ और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ सस्ती होंगी। मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देने के लिए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दाम में कमी आने की संभावना है। वहीं खेल इक्विपमेंट अधिक किफ़ायती बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो सस्ती हुई चीज़ों की लिस्ट पहले देखते हैं। तो लेदर से बने हुए प्रोडक्ट सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सस्ती होगी, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हो जाएगा, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती हो जाएंगी, सोलर पैनल के दाम घटेंगे। फिर अल्कोहलिक लीकर, स्क्रैप और कुछ मिनरल्स जैसे टैक्स कलेक्टेड ऑन सोर्स को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। अब महंगी कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना। अगर टैक्स में कोई गलत जानकारी देता है तो टैक्स की रकम के 100% के बराबर का पेनल्टी उसको देना होगा। तो जितना टैक्स का वैल्यू होगा उसके बराबर उसको पेनल्टी देना होगा 100%। फिर चल संपत्ति का अगर कोई खुलासा नहीं करता है तो इस पर भी पेनल्टी लगेगा। स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, यानी जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं, उनमें सबसे ऊपर शराब, स्क्रैप और खनिज शामिल हैं। तो शराब अब महंगी हो जाएगी। अब बजट की 10 बड़ी घोषणाएं जो हैं उसको डिटेल में देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें से एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण भी है। तो वित्त मंत्री ने 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। ये 7 कॉरिडोर कौन कौन से हैं? तो मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। तो इन शहरों के बीच हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी और ये 7 हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी, ये घोषणा की गई है। दूसरा है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है, जिसके तहत घरेलू कैपिटल गुड्स क्षमताएं बढ़ाने और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहेगा। तीसरी बड़ी घोषणा क्या है? तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत खर्च को वित्त मंत्री ने 12.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट घोषणा क्या है? तो दिव्यांग जन कौशल योजना, इसका ऐलान किया गया है, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना की भी घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एल्मिको को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान और विकास में निवेश और AI से एकीकृत करने में मदद करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट घोषणा क्या है, यानी कि 5वां, तो वित्त मंत्री ने 3 नए एम्स संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये चिकित्सा से संबंधित घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। इसके साथ ही भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही 50% जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की बात कही गई है। इसके अलावा 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाएगा तथा मंदिरों एवं मठों का संरक्षण किया जाएगा। इसकी भी चर्चा है बजट 2026-27 में। वित्त मंत्री ने उच्च शक्ति प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम अस्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगा। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। तो ये इस लक्ष्य के साथ 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाने के लक्ष्य से ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट घोषणा है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवासियों यानी कि PROI को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही PROI के लिए निवेश की सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने चैलेंज्ड मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही खादी और हथकरघा को भी मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। तो हाथी और हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए किस पहल का सुझाव दिया गया है? तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। 10वीं बड़ी घोषणा है कि वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि खेल कूद के सामान सस्ते होंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कौन कौन से सामान सस्ते होंगे, तो उसमें खेल कूद के सामान सस्ते होंगे। और महात्मा गांधी स्वरोजगार का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही SME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है बजट में। बजट के अंतर्गत कर प्रावधान देख लेते हैं। तो टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 में बताया कि जुलाई 2025 में अधिसूचित किया गया नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यानी कि जुलाई 2025 में जो आयकर कानून अधिसूचित किया गया था, उसको 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया जाएगा। कर प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए बजट में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। और ये समिति आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों को भारतीय लेखा मानकों में एकीकृत करेगी। इसके परिणाम स्वरूप
कर वर्ष 2027-28 से ICDS के अंतर्गत अलग से लेखा पालन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो इस उद्देश्य से ये समिति का गठन किया जाएगा। अब बजट अनुमान देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या अनुमान रखा गया है। तो गैर ऋण प्राप्तियां जो हैं वो 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। वही कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए कुल व्यय का अनुमान रखा गया है। केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए, सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा जो है वो GDP का 4.3% रहने का अनुमान है और ऋण से GDP का अनुपात GDP का 55.6% रहने का अनुमान है। वहीं सार्वजनिक पूंजीगत व्यय देखें तो ये 12.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस बार का जो बजट है वो 3 कर्तव्यों पर आधारित है। कौन कौन से? तो पहला कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक परिस्थितियों के प्रति लचीलापन विकसित कर आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाया जाए। दूसरा कर्तव्य क्या है? तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भारत की समृद्ध और सशक्त भागीदार बनने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा कर्तव्य क्या है? तो सबका साथ सबका विकास। इस सिद्धांत के अनुरूप यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, हर समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्रक को संसाधनों और अवसरों तक समान और न्यायसंगत पहुंच मिल सके। तो ये 3 कर्तव्य हैं जिस पे ये बजट आधारित है। अब बजट में कुछ अन्य पहले देख लेते हैं जो डिस्कस करना बाकी रह गया। तो भारत विस्तार, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो भारत वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो इस पहल का शुभारंभ किया गया है कृषि में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने के लिए। तो ये एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मंच होगा जो एग्री स्टैक तथा ICAR के आंकड़ों का एकीकरण कर किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप व्यक्तिकरण परामर्श उपलब्ध कराएगा। तो ये भारत विस्तार पहल है कृषि से संबंधित। इसके अलावा शी मार्ट्स, तो लखपति दीदी पहल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर संघों के भीतर समुदाय स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र यानी कि शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स स्थापित किए जाएंगे। अब बजट में ये देख लेते हैं कि किस विभाग को कितना अनुदान मिला है। तो इस वर्ष जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है वो 53,47,315 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें सबसे अधिक व्यय परिवहन क्षेत्र के लिए रखा गया है। वही सबसे अधिक बजट वित्त मंत्रालय के लिए जो लगभग 19.72 लाख करोड़ रुपए है, यानी कुल आवंटन का 36.89%। तो सबसे अधिक बजट वित्त मंत्रालय के लिए रखा गया है। वहीं रक्षा मंत्रालय के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल बजट का 14.67%। रेल मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है? तो रेल मंत्रालय के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए लगभग 3.09 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए। वहीं शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए। अगर आवंटन के लिहाज से देखें तो सबसे छोटा मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय है, जिसे लगभग 68 करोड़ रुपए और कुल परिव्यय का 0.001% प्राप्त हुआ है। तो ये बजट से संबंधित टॉपिक था आज का हमारा। जो भी बजट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो एक तरह से कहिए बजट का सारांश था, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। और इसमें जो आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगे, ऐसा तो सारा इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।